सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 2 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं कि अभी पेरिस ओलंपिक 2024 में स्वप्निल कुसाले ने कांस्य पदक जीता है, उनका संबंध किस खेल से है? तो आंसर होगा शूटिंग से। ये भी निशानेबाज हैं, नाम है इनका स्वप्निल कुसाने, और अभी पेरिस ओलंपिक 2024 में इन्होंने ब्रोंज मेडल जीता है। स्वप्निल कुसाने ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, शूटर हैं, निशानेबाज हैं। अभी उन्होंने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में ब्रोंज जीता है। अच्छा, इसी इवेंट में बात कर लें गोल्ड और सिल्वर किसने जीता, तो चाइना के नाम गोल्ड हुआ और सिल्वर यूक्रेन ने जीता। भारत के नाम इस इवेंट में ब्रोंज लेकर के आए स्वप्निल कुसाने। और आपको बता दूं, पिछले साल जो एशियन गेम्स 2022 हुए थे, 2023 में हुए थे वैसे ये हांगजाऊ चाइना में, वहां पर भी इन्होंने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन टीम इवेंट में गोल्ड जीता था। तो स्वप्निल कुसाले का नाम आपको याद रखना है। और इस तरह से हम देखेंगे कि पेरिस ओलंपिक 2024 में हमारे पास 3 मेडल आ चुके हैं अभी तक, और तीनों के तीनों मेडल ब्रोंज हैं, कांस्य पदक हैं, और तीनों के तीनों मेडल शूटिंग में ही हमें मिले हैं। सबसे पहला मेडल मनु भाकर लेकर के आई थी, जो कि हरियाणा झज्जर से बिलोंग करती हैं, 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में। फिर मनु भाकर और सरबजोत सिंह ये दोनों मिलकर के 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट में ब्रोंज लेकर के आए थे, और अभी स्वप्निल कुसाले ये एक और ब्रोंज लेकर के आए हैं। तो इस तरह से अभी 3 मेडल हमारे पास आ गए, तीनों के बारे में मैंने आपको बता दिया। चलो, पेरिस ओलंपिक से और क्या क्या प्रश्न बनते हैं सारे एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज कराता हूं। जो भी अभी तक करंट अफेयर्स में हमने पढ़े थे टुकड़ों में, एक साथ मैं आपको रिवाइज करा रहा हूं, ध्यान से सुनना। जैसे कि पेरिस ओलंपिक 2024 की हम बात कर रहे हैं, ये समर ओलंपिक है जो कि पेरिस फ्रांस में हो रहे हैं। 33rd नंबर का एडिशन है, 26 जुलाई को शुरू हुआ, 11 अगस्त तक चलेगा। इसका मैस्कॉट शुभंकर क्या है? ओलंपिक फ्रिज है। ये फ्रांस की एक पारंपरिक टोपी है। इसमें भारतीय मशालवाहक कौन रहे थे? अभिनव बिंद्रा, जो कि खुद एक शूटर है, और इसमें भारतीय टीम को स्पॉन्सर कर रहा है अदानी ग्रुप। इसमें उद्घाटन समारोह ओपनिंग सेरेमनी में ध्वजवाहक कौन रहे? शरद कमल और पीवी सिंधु। शरद कमल का संबंध टेबल टेनिस प्लेयर है और टेबल टेनिस से है, और पीवी सिंधु एक शटलर है, बैडमिंटन प्लेयर है। यहाँ पे शेफ द मिशन बनाए गए गगन नारंग, और पेरिस ओलंपिक कमेटी में जूरी सदस्य बनने वाली अभी पहली भारतीय महिला कौन बनी थी? तो बिल्किस मीर। पेरिस ओलंपिक में 4 नए गेमों को पहली बार शामिल किया गया है। कौन कौन से हैं वो? ब्रेकिंग, स्केटबोर्डिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग और सर्फिंग है। अब अगले वाले जो समर ओलंपिक भाई 4-4 साल में होते हैं, तो अगले वाले 2028 में होंगे। वो कहाँ पे होंगे? याद रखना, लॉस एंजल्स अमेरिका में। अच्छा, 2 प्रश्न हमने और पढ़े थे कि विंटर ओलंपिक्स कहाँ पे होंगे, इनकी होस्टिंग कंट्रीज बता दी गई है, कौन मेजबानी करेगा, तो ये भी याद रखना। 2030 के जो विंटर ओलंपिक्स होंगे वो फ्रांस में होंगे, और 2034 वाले 34 वाले का में होंगे। तो ये सारे पॉइंट्स ध्यान में रखना। और देखो, जब जब भारत पेरिस ओलंपिक में पदक लेकर के आएगा, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बार बार रिपीट कराऊंगा, रिवाइज कराऊंगा। तो जब तक 11 अगस्त को ये सारा इवेंट खत्म होगा, ओलंपिक खत्म होंगे, तो आप देखोगे ना पीछे मुड़ करके, तो सारे के सारे पॉइंट्स आपको रट चुके होंगे, याद हो चुके होंगे। मैं इतनी बार आपको रिवाइज करवा दूंगा, रिपीट करवा दूंगा। अच्छा, इसमें 2 पॉइंट मैं आपको और रिवाइज कराऊं। एक तो ये याद रखना कि ओलंपिक में पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो केडी जाधव थे, वो एक पहलवान थे। 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक में उन्होंने पदक जीता था, पदक वो ब्रॉन्ज मेडल था। और पहली महिला कौन रही? तो कर्णम मल्लेश्वरी रही थी, उन्होंने भी ब्रॉन्ज जीता था, वो एक वेट लिफ्टर थी, सन 2000 में जो सिडनी ओलंपिक हुआ था वहां पे। तो ये 2 पॉइंट जरूर याद में रखना। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर पूछ रहे हैं कि अभी नेशनल हाउसिंग बैंक के नए मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा संजय शुक्ला। तो संजय शुक्ला का नाम आपको याद रखना है, ये भी नेशनल हाउसिंग बैंक के नए मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए हैं। नेशनल हाउसिंग बैंक, इसकी स्थापना की बात करें तो नेशनल हाउसिंग बैंक अधिनियम 1987 के प्रावधानों के तहत 1988 में इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय आपको मिलेगा नई दिल्ली में, और अब नए मैनेजिंग डायरेक्टर कौन? संजय शुक्ला बन गए हैं। तो ये अच्छा अपॉइंटमेंट है, ध्यान में रखना। आपको याद होगा MV राव का नाम, इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के अभी नए चेयरमैन ये बने थे। और सिडबी के CMD 4-5 दिन पहले हमने पढ़ा था, इनका नाम क्या है? मनोज मित्तल है। और UPSC की अभी दूसरी महिला हेड बन गई हैं, प्रीति सुदान इनका नाम है। तो ये सारे नाम इंपॉर्टेंट रहेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि आपको ध्यान रखने हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर पूछ रहे अभी हाल ही में राष्ट्रीय पर्वतारोही दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 1 अगस्त को। हर साल अगस्त की पहली तारीख को यानी कि 1 अगस्त को नेशनल माउंटेनियरिंग डे के रूप में मनाया जाता है। बस इतना सा आपको याद रखना है।
वैसे कुछ स्टैटिक प्रश्न मैं आपको जरूर यहाँ पे रिवाइज कराऊंगा, पर्वतों से संबंधित, माउंटेन से संबंधित। जो हमारे महाद्वीप है, हर महाद्वीप की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वो मैं आपको रिवाइज करवाऊंगा। जैसे कि अफ्रीका महाद्वीप से चालू करते हैं। अफ्रीका के सबसे ऊंची पर्वत चोटी ये माउंट किलिमंजारो है, ये आपको तंजानिया देश में मिलेगा। यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एल्ब्रस है। नॉर्थ अमेरिका की माउंट डेनाली है। साउथ अमेरिका की माउंट एकांगुआ है। एशिया का आप जानते ही हो माउंट एवरेस्ट। अंटार्कटिका की माउंट विंसन मैसिफ है और ऑस्ट्रेलिया का है माउंट कोज़ियास्को। तो ये आपको जरूर याद होने चाहिए। वैसे 1 अगस्त को वर्ल्ड वाइड वेब डे भी मनाते हैं, जिसे आप WWW कहते हो ना, वर्ल्ड वाइड वेब। तो WWW की शुरुआत 1989 में ब्रिटिश कंप्यूटर वैज्ञानिक थे टिम बर्नर्स ली, उन्होंने ही की थी। तो उन्हीं के सम्मान में ये WWW वर्ल्ड वाइड वेब डे हम 1 अगस्त को मनाते हैं। तो 1 अगस्त को सिंपल सा याद रखो, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। 1 अगस्त को 2 दिवस मनाया हमने, राष्ट्रीय पर्वतारोही दिवस और वर्ल्ड वाइड वेब डे। और इसको ऐसे याद रख लो, आपको पता है जब हमारे मोबाइल में इंटरनेट नहीं आता तो ऐसे मोबाइल को हम ऊपर कर लेते हैं ना, हाथ को ऊपर कर लेते हैं, फिर ऐसे नेटवर्क चेक करते हैं, भैया किधर आ रहा है किधर आ रहा है। पहले ऐसे ही करा करते थे हम लोग। नीचे कमरों में इंटरनेट नहीं आते थे, नेटवर्क नहीं आते थे, इंटरनेट छोड़ो, पहले तो इंटरनेट था ही नहीं हमारे टाइम पे। मतलब थे, बहुत महंगे थे। हमारे पास तो वैसे फोन भी नहीं थे। फोन के सिग्नल आ जाए कमरों में वही बड़ी बात होती, तो छत पे जाते थे। तो WWW कहाँ टाइप करते हैं, इंटरनेट पे। तो इंटरनेट नहीं आ रहा कमरों में, तो हम क्या करें, पहाड़ पे चढ़ गए, पर्वतों पे चले गए। तो दोनों इस तरह से कोरिलेट कर पाओगे और याद रखने में आसान रहेगा, थोड़ा सा ध्यान रख लेना। और पर्वत पे जाकर के आप नीचे चिल्ला रहे हो, अपने दोस्त को बोल रहे हो, आ गया आ गया आ गया, AUG आ गया, अगस्त आ गया, अगस्त, बस अभी एक ही डंडा आया है। तो इस तरह से याद हो जाएगा। खैर, हम डेज को इतनी बार रिवाइज कर लेते हैं कि इस तरह की ट्रिक्स की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इस महीने का ये पहला ही डे है, तो मेरे पास कुछ है नहीं रिवाइज कराने को, इसलिए मैंने आपको बता दिया। अगर आप क्रिक एग्जाम चैनल पे फर्स्ट टाइम करंट अफेयर्स का लेक्चर पढ़ रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, पूरे अगस्त के महीने में जब जब डे वाला प्रश्न आएगा, मैं आपको 1 अगस्त से सारे इंपॉर्टेंट डेज रिवाइज कराऊंगा। इतनी बार रिवाइज करवा दूंगा कि आपको ये सारे डेज याद हो जाएंगे महीने के एंड तक। बस आप कोशिश अपनी तरफ से ये कीजिएगा कि जब भी मैं आपको रिवाइज कराऊं, मैं खुद भी बोलूंगा, डेज भी आपको सामने स्क्रीन पे दिखाऊंगा, लेकिन आपको भी अपने आप से बोलना है। बोलोगे तो ज्यादा बेहतर तरीके से और लंबे समय तक ये चीजें आपको याद रहेंगी। ठीक है, तो अभी अगला प्रश्न देखते हैं। और हाँ, अगर सेशन अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में, या अगर आपका कोई भी स्टडी ग्रुप है व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, फेसबुक पे, तो प्लीज वीडियो को एक बार शेयर जरूर कर देना मेरे दोस्त, मुझे भी अच्छा लगेगा। आज की वीडियो के लाइक का टारगेट रखते हैं 5000 लाइक का। अगर आप इसे लाइक करोगे तो मुझे भी अच्छा फील होगा। चलिए फिर अभी आपको अच्छा फील करवाते हैं और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फिर आपसे पूछ रहे हैं कि अभी असम राइफल्स के नए डायरेक्टर जनरल कौन बन गए हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करना है इसको। आंसर होगा विकास लखेरा। तो लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेरा अभी असम राइफल्स के नए डायरेक्टर जनरल बन गए हैं। और किनके स्थान पर आए ये? प्रदीप चंद्रन नायर के स्थान पे। असम राइफल्स, याद रखना है, इसे उत्तर पूर्व का प्रहरी के रूप में जाना जाता है और इसका मुख्यालय आपको कहाँ मिलेगा? शिलोंग, मेघालय में। यह भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है, जिसे मूल रूप से 1835 में कछार लेवी के रूप में स्थापित किया गया था। फिर 1917 में असम राइफल्स इसका नाम हो गया। तो इसके सिंपल से याद रखेंगे, डायरेक्टर जनरल अब बन गए हैं विकास लखेरा। यही हमारा प्रश्न है। अब यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट नाम मैं आपको रिवाइज कराऊंगा, तो ध्यान से सुनना। एक तो अभी 2-4 दिन पहले ही हमने पढ़ा, आर्मी मेडिकल सर्विस की अभी पहली महिला डायरेक्टर जनरल बनी है, साधना सक्सेना नायर इनका नाम है। बाकी सशस्त्र सीमा बल SSB के डायरेक्टर जनरल बने थे दलजीत सिंह चौधरी। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF के डायरेक्टर जनरल नितिन अग्रवाल हैं। CRPF के अनीश दयाल सिंह हैं। CISF की पहली महिला डायरेक्टर जनरल बनी थी नीना सिंह। NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के बने थे नलिन प्रभात। SPG यानी कि स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के आलोक शर्मा। ITBP इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के राहुल रजगोत्रा। NCC नेशनल कैडेट कॉप के बने थे गुरबीर पाल सिंह। इंडियन कोस्ट गार्ड के कौन है? राकेश पाल हैं। NDRF के पीयूष आनंद हैं। RPF यानी कि जो रेलवे में होते हैं, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, उसके मनोज यादव हैं। और होम गार्ड के इसी साल के स्टार्टिंग में बने थे राजेश निर्वाण। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट नाम है, इनको ध्यान में रखिएगा। मैंने एक साथ आपको यहाँ पे रिवाइज करवा दिए हैं। और असम राइफल्स अभी हमने देख लिया, विकास लखेरा बन गए हैं, तो इनका नाम भी याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में देश का पहला 3D प्रिंटेड स्कूल ये किस राज्य में खोला गया है? तो आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश में।
तो याद रखेंगे अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर के पाचिन में देश का पहला 3D प्रिंटेड स्कूल बनाया गया है। ये स्कूल किफायती होने के साथ साथ टिकाऊ भी है। तो याद रखना ईटानगर के पाचिन में ये सरकारी माध्यमिक विद्यालय भारत का पहला 3D प्रिंटेड स्कूल बन गया है। अच्छा, यहाँ पे 3D प्रिंटेड से बहुत सारे करंट अफेयर्स के प्रश्न हमने पढ़े हैं, उस सारे मैं आपको आज एक साथ रिवाइज कराऊंगा, तो बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। तो अगर आपसे पूछे कि अभी किस राज्य में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर ये बनाया गया, तो तेलंगाना में। भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बना बेंगलुरु में, ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है। भारत का पहला 3D प्रिंटेड ह्यूमन कॉर्निया हैदराबाद में मिलेगा। और निर्मला सीतारमण जी ने जो वित्त मंत्री, इन्होंने किस IIT में भारत के पहले 3D प्रिंटेड घर का उद्घाटन किया था? IIT मद्रास। भारत का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन बनाया अग्निकुल कॉस्मोस, ये एक प्राइवेट स्पेस कंपनी है। और 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया था स्काईरूट एरोस्पेस ने, ये भी एक प्राइवेट स्पेस कंपनी है। और दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट का नाम क्या है? टेरन 1 इसका नाम है, और इसको बनाया था रिलेटिविटी स्पेस ने, ये भी एक स्पेस की कंपनी है, अमेरिकी कंपनी है ये। और ऊपर वाली ये दोनों भारतीय कंपनियां हैं। और इसी साल के स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मॉस्क्यू यानी कि मस्जिद, ये कहाँ पे बनाया गया? सऊदी अरब में, सऊदी अरब के जेद्दा में। तो 3D प्रिंटेड से ये सारे प्रश्न, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं कि कृषि अर्थशास्त्रियों का 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2024 में कहां पर आयोजित होगा? तो आंसर होगा नई दिल्ली। तो भारत ये 67 सालों के बाद कृषि अर्थशास्त्रियों के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा। कब से कब तक? 2 से लेकर 7 अगस्त 2024 तक। कहां पे? पूजा इंस्टीट्यूट नई दिल्ली में। यह आपको ध्यान रखना है। और कौन सा संस्करण होगा? 32वां। और इससे पहले भी भारत इसे होस्ट कर चुका है, मेजबानी कर चुका है। कब? 1958 में। कहां पे? मैसूर में किया था, वो उसका 10वां संस्करण था। ये जो सम्मेलन है हर 3 साल में होता है। लास्ट एडिशन 2021 में होना था, लेकिन कोविड के कारण वो एक्चुअल में नहीं हो पाया, वो वर्चुअली हुआ था, मतलब ऑनलाइन हुआ था। उस समय ऑनलाइन ही चल रही थी सारी चीजें, आपको पता होगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस 32वें अंतर्राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। आज 2 अगस्त है, 2 अगस्त के दिन ही। और थीम क्या है? सतत कृषि खाद्य प्रणालियों की ओर परिवर्तन। और इसका जो पहला सम्मेलन हुआ था वो भी मैं आपको बता दूं 1929 में इंग्लैंड में हुआ था। यहाँ पे होता क्या है? कृषि से संबंधित मुद्दों पर चर्चाएं की जाती है। अब ये सम्मेलन समिट वाला प्रश्न है, तो कुछ इंपॉर्टेंट समिट्स हुई हैं 2024 में, वो सारी मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ। जो इंपॉर्टेंट है वही मैं आपको रिवाइज कराऊंगा, तो ध्यान से सुनिएगा। तो याद रखना, इस साल जो AI सुरक्षा पर दूसरा सम्मेलन हुआ वो साउथ कोरिया के सियोल में हुआ। पहला वाला पिछले साल हुआ था, वो UK के ब्लेचले में हुआ था। जबकि वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट अभी यूनाइटेड अरब अमीरात में हुआ। वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट नई दिल्ली में। फर्स्ट न्यूक्लियर एनर्जी समिट ब्रुसेल बेल्जियम में। नवा रायसीना डायलॉग का आयोजन नई दिल्ली में हुआ, जिसमें चीफ गेस्ट ग्रीस के प्रधानमंत्री किर्याकोस मित्सोताकिस है। पहला डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल समिट गुवाहाटी असम में हुआ। 7वां हिंद महासागर सम्मेलन पर्थ ऑस्ट्रेलिया में। और विश्व सरकार सम्मेलन 2024 हुआ दुबई में। जो भारत है इसने अभी यूनेस्को के विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता की, आपको पता है पहली बार आयोजन किया, अभी 46 नंबर का एडिशन था। कहाँ पे? नई दिल्ली में हुआ। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो ये गांधीनगर में हुआ। 9वां अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव फरीदाबाद में। 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव नासिक में। पहला भारत स्टीम बॉयलर एक्सपो का आयोजन गुवाहाटी में हुआ। और G7 समिट का आयोजन अभी इटली में हुआ था। तो ये 2024 के ही सारे इंपॉर्टेंट समिट्स मैंने यहाँ पे लिख दिए, इनको ध्यान में रखना। लगभग 14 समिट्स हैं। और आज वाला जो ये सम्मेलन हम पढ़ रहे हैं ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी मैं यहाँ पे अपडेट कर दूंगा, ताकि अगली बार जब इस शीट को रिवाइज करेंगे तो ये वाला पॉइंट भी यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, अभी अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में अंशुमन गायकवाड़ का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो आंसर होगा क्रिकेट। तो पूर्व भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी और भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के कोच रहे अंशुमान गायकवाड़ का अभी 71 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे बैट्समैन थे और उन्हें द ग्रेट वॉल भी कहा जाता था। वे 1997 से लेकर सन 2000 के बीच में 2 बार इंडियन मेंस क्रिकेट टीम के कोच भी रहे थे। 2018 में BCCI जो CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देता है वो भी इनको मिला था। ये BCCI के द्वारा पूर्व भारतीय क्रिकेटरों को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। क्या आप में से कोई मुझे बता सकते हैं अभी ये लेटेस्ट अवार्ड किसे दिया गया था?
दो जनों को दिया गया था। क्या नाम है उनके? रवि शास्त्री और फारूक इंजीनियर। ये ध्यान में रखना। कौन देता है? बीसीसीआई देता है। इसकी शुरुआत 1974 में हुई थी। और पूछे अगर पहली बार किसे दिया गया था तो लाला अमरनाथ को दिया गया था। अच्छा, ये जो अंशुमन गायकवाड़ हैं, इनसे एक और पॉइंट ध्यान रखना, इनकी 2023 में ऑटोबायोग्राफी आई थी, आत्मकथा। क्या नाम है? गट्स एमिड ब्लड बाथ। तो ये आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, ध्यान में रखना। किसकी आत्मकथा है? अंशुमन गायकवाड़ की, जिनका संबंध क्रिकेट से था लेकिन अभी निधन हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने जगन्नाथ विद्या कनुका योजना का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो आंसर होगा सर्वपल्ली राधाकृष्णन विद्यामित्र। अब इस प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे 5-6 अलग अलग पॉइंट में आपको बताने वाला हूँ। एक्चुअली में आपको पता है आंध्र प्रदेश के, तो अभी आंध्र प्रदेश सरकार ने 6 छात्र कल्याण योजनाओं के नाम बदल दिए हैं। आपको पता है आंध्र प्रदेश में पहले जगन मोहन रेड्डी की सरकार हुआ करती थी, तो उन्हीं के नाम पर यहाँ पे इन योजनाओं का नाम रखा गया था। पर अभी आंध्र प्रदेश में नए मुख्यमंत्री बन गए हैं एन चंद्रबाबू नायडू, तो उनकी सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में प्रतिष्ठित हस्तियों के नाम पर इन योजनाओं के नामों को बदल दिया है। मैं सारी योजनाएं आपको बता देता हूं जिन 6 के नाम बदले गए हैं, और उनमें बता भी दूंगा थोड़ा थोड़ा मैं कि क्या है ये योजना, किससे संबंधित है। जैसे कि जगन्नाथ विद्या कनुका योजना, इसका नाम बदल के सर्वपल्ली राधाकृष्णन विद्यामित्र योजना, ये हमने प्रश्न में देख लिया। क्या है ये योजना? तो इसमें कक्षा 1 से लेके 10वीं तक के सरकारी स्कूल के स्टूडेंट्स को स्कूल बैग, किताबें सहित एजुकेशन किट दिया जाता है। मतलब एक है जगन्नाथ अम्मा वोडी योजना, इसका नाम बदल के तल्लिका वंदनम योजना कर दिया। क्या होता है इसमें माताओं को उनके बच्चों की शिक्षा के लिए, ताकि वो स्कूल भेजे बच्चों को, वित्तीय सहायता दी जाती है। कितने रुपए? 15,000 रुपए। एक जगन्नाथ गोरुमुड्डा योजना है, जिसको नाम बदल के अभी डोक्का सीतम्मा माध्याहना बड़ी भोजनम कर दिया है। ये वहाँ के थोड़े ऐसे अजीब नाम होते हैं, मैंने यहाँ पे लिख दिया है ताकि आराम से आप रीड कर पाओ। क्या होता है इसमें? तो नाम से समझ में आ रहा है, भोजनम भोजन, मिड डे मील्स दिया जाता है इसमें, मिड डे मील से संबंधित है। एक मन बदी नाडू नेडू योजना है, इसका नाम बदल के मन बड़ी मन भविष्यक्तु योजना है। और क्या है योजना? इसमें स्कूल का नवीकरण किया जाता है। एक स्वेच्छा योजना है, इसका नाम बदल के बालिका रक्षा योजना कर दिया। इसमें मुफ्त सैनिटरी पैड दिए जाते हैं सरकारी संस्थाओं में पढ़ने वाली छात्राओं को। एक जगन्नाथ मुत्यालू ये योजना है, और इसका नाम बदल के अब्दुल कलाम प्रतिभा पुरस्कार योजना कर दिया। इसमें क्या होता है? परीक्षा में टॉप करने वाले सरकारी स्कूल के छात्रों को इसमें वित्तीय सहायता, फाइनेंशियल हेल्प दी जाती है। तो आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री आप जानते हो कौन बन गए? एन चंद्रबाबू नायडू बन गए। और गवर्नर कौन है यहाँ पे? एस अब्दुल नजीर हैं। तो ध्यान रखना ये सब। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में किसे 2024 के लिए कोरिया पर्यटन का मानद राजदूत नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा आनंद कुमार को। आनंद कुमार जानते हो, सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार वही हैं। उनको साउथ कोरिया ने 2024 के लिए कोरिया पर्यटन का मानद राजदूत नियुक्त किया है। अच्छा, साउथ कोरिया की अभी स्पेस एजेंसी बनी है, बता सकते हो उसका नाम क्या है? कासा उसका नाम है, कोरिया एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो मैं आपको पहले साउथ कोरिया ले चलता हूँ। ये रहा मैप में साउथ कोरिया। कैपिटल सियोल है, करेंसी है साउथ कोरियन वॉन और प्रेसिडेंट है यून सुंग योल। और साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में आप देख सकते हो जो डिवाइडिंग लाइन है उसको क्या कहते हैं? 38th पैरेलल कहते हैं। तो ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर पूछ रहे हैं कौन सा बैंक भारत को शहरी स्वच्छता बढ़ाने के लिए $200 मिलियन का ऋण देगा? तो आंसर होगा एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ये भारत के 8 राज्यों के 100 शहरों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और स्वच्छता को बढ़ाने के लिए $200 मिलियन का लोन देगा। ये लोन स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के टारगेट को पूरा करने में मदद करेगा। अच्छा, टारगेट है क्या वैसे स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 का? कि 2026 तक सभी भारतीय शहरों को कचरा मुक्त बनाना है। अच्छा, एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्टैटिक देखते हैं। स्थापना होती है 1966। हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस और हेड है मसात्सुको असाकावा, ये जापान से है। अभी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने हमने पढ़ा था शायद इसी महीने में, मतलब जो जुलाई वाला है, कि भारत का जो जीडीपी ग्रोथ रेट है इसने प्रेडिक्ट किया था, अनुमान लगाया था कि वित्त वर्ष 2024 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितनी रह सकती है? 7%। तो इससे संबंधित ये प्रश्न अभी हमने पढ़ा था और अभी ये पढ़ लिया, ध्यान में रखना।
और ये थी आज की आपकी करंट अफेयर्स की क्लास। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा, क्लास कैसी लगी। और अगर वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ स्टडी ग्रुप में एक बार अपने वीडियो को शेयर ज़रूर करना। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का मैं आपको क्विक रिवीजन करा देता हूँ, फिर हम सेशन एंड करते हैं। और जो जुलाई महीने के हमारे वीकली वाले पार्ट्स हैं वो छूट रहे थे, मेरे पास टाइम की कमी थी और कुछ पर्सनल दिक्कतें चल रही थी, इसलिए मैं चीज़ों को बना नहीं पाया। तो जो आज थर्ड वाला वीक है वो आज अपलोड हो जाएगा, उसके बाद केवल सेकंड वाला वीक बाकी रहेगा और जो मंथली वाला वीडियो है वो बाकी रहेगा, वो भी 2-4 दिन में आपको मिल जाएंगे। तो वो वीकली वीडियो ज़रूर देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ा आएगा। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किए हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के साथ, डिटेलिंग वीडियो बिल्कुल नहीं है। अब आप लोग समय देख करके डरा मत करो। अब यार 7 दिन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में कवर करा रहा हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में आपको बताते चलता रात में। अब 7 दिन में आप क्या मान सकते हो कि यार 30-40-50 मिनट का तो वीडियो बनेगा ही ना। अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या होते हैं, उनको 20-20 मिनट के हफ्ते भर का वीडियो, महीने भर का वीडियो 20 मिनट में ला दो, 30 मिनट में ला दो। आप खुद सोच के बताओ क्या मेरे लिए ये टिपिकल है 20 मिनट में वीडियो बनाना, 30 मिनट में वीडियो आपको महीने भर का दे देना या हफ्ते भर का दे देना। 7 दिन का कंटेंट, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कंटेंट ही मान रहा हूं मैं, तो आपको 20 मिनट में प्रोवाइड करा दूं। क्या सही बताओ मेरे लिए किसी के लिए भी बहुत कठिन है क्या? बहुत आसान है। बल्कि मुझे जो 50 मिनट की मेहनत करनी है उसको कंप्रेस कर देना है, क्वेश्चंस को कम कर देना है, जो पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ वो कम कर देना है, मेरी एनर्जी कम खर्च करनी है, समय कम देना है और लो तैयार जो आप चाहते हो। लेकिन इससे लॉस किसका है? अगर मैं क्वेश्चंस को स्किप कर दूंगा केवल मात्र आपका वीडियो छोटा बन जाए इसीलिए, और जो स्किप कर दिए मैंने क्वेश्चन वही एग्जाम में आ गया, तो फिर क्या करोगे? फिर तो जो आपने 20 मिनट या 30 मिनट दिए वो भी बेकार हो गए ना आपके। वो भी क्यों दे रहे हो? मत दो। लॉजिक वाली बात कर रहा हूं मैं, थोड़ा सा सोच लो। वैसे आपको पता है बहुत कम समय लेता हूं, बेहतरीन कंटेंट मैं आपको देता हूं। ये जो मैं आपको कंटेंट दे रहा हूं, इतना ही कंटेंट देने में लोग 1-1 घंटा 1.5 घंटा आराम से ले सकते हैं इसी कंटेंट के साथ में। जो मेरी कोशिश रहती है कि 20-25 मिनट के आसपास मैं आपको प्रोवाइड करा दूं, क्योंकि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो नोट्स बनाते हैं, या बहुत कम स्टूडेंट्स हैं लेकिन कुछ एक के मैंने मैसेजेस पढ़े तो वो कहते हैं यही कंटेंट को हमें नोट करने में 1 से 1.5 घंटा लग जाता है, इतना सारा कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ। तो कम से कम इतना तो आप मान के चलो कि वीकली जो आएगा 40-50 मिनट का तो होना ही चाहिए। आप ही की बेहतरी के लिए है, वरना मुझे मजा नहीं आ रहा है। इतनी सी बात आप समझ के चलो बस। और जो आप टाइम दे रहे हो वो आपका वेस्ट नहीं जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, यही आपको सफलता दिलाएगा। मैं फालतू शायरियाँ सुनाने में या मोटिवेशनल थॉट्स बताने में, इन सब में टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। वो टाइम वेस्ट आप समझ सकते हो क्योंकि आप लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, इतनी उम्र आपकी हो चुकी है, आप सब दुनियादारी जानते हो। कोई 5वीं क्लास या 10वीं क्लास के बच्चे नहीं हो कि हर दिन मोटिवेट करना पड़े, एक मोटिवेशनल लाइन मुझे आपको सुनानी पड़े। नहीं, क्योंकि आपको आपकी स्थिति, आपके फ्यूचर, आपके माँ बाप, आपके घर की स्थिति मुझसे ज़्यादा या किसी भी टीचर से ज़्यादा बेहतर तरीके से पता है। आपको पता है कि आपको क्या करना है। डेली सुबह मोटिवेशन दे करके 5 मिनट आपके ख़राब करने की मुझे ज़रूरत नहीं है, मुझे नहीं लगता, जो आजकल ट्रेंड बना हुआ है। लेकिन फिर भी दुनिया ट्रेंड के हिसाब से ही चलती है। स्टूडेंट्स भेड़ चाल ही चलना पसंद करते हैं, जो अलग हट के चलता है वही आगे निकलता है, इसीलिए सक्सेस बहुत कम को ही मिलती है। तो अगर आप भी उन बहुत कम में बनना चाहते हैं तो भेड़ चाल चलना छोड़िए और अपना दिमाग लगाइए। खैर कुछ ज़्यादा बोल गया मैं, अगर किसी को बुरा लगा हो तो सॉरी। अभी कल के करंट अफेयर्स का मैं आपको क्विक रिवाइज कराता हूँ, फिर हम सेशन एंड करते हैं। तो यहाँ पे 1 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करेंगे। पहला प्रश्न पूछा, यूपीएससी के नए अध्यक्ष बन गए कौन? प्रीति सूदन, इस पद पर आने वाली दूसरी महिला हैं। फिर पूछा, आर्मी मेडिकल सर्विस की पहली महिला डायरेक्टर जनरल बनी, साधना सक्सेना नायर नाम है। फिर पूछा, अभी किसने एआई चैटबॉट सेवा को लॉन्च किया? तो सेबी ने। फिर पूछा, अभी पूर्व सैनिकों के लिए ई सेहत टेली कंसल्टेंसी सुविधा को किसने शुरू किया? भारतीय सेना ने। फिर पूछा, आरबीआई से किसे क्रॉस बॉर्डर पेमेंट का लाइसेंस मिला? तो बिलडेस्क, एडियन और अमेजन पे। फिर पूछा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के अनुसार भारत को डंपिंग रोधी शुल्कों में वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला? दूसरा स्थान, पहले पे अमेरिका है। फिर पूछा, रोहन बोपन्ना ने अभी संन्यास की घोषणा कर दी है, उनका संबंध किससे है? टेनिस से है। और फिर पूछा था, विश्व शिक्षा सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया? दुबई में। फिर पूछा, किस राज्य ने गोएम विनामूल्य विज ये वजन योजना शुरू की? तो गोवा ने। और आखिरी प्रश्न पूछा था, नोमैडिक फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो लद्दाख में। चलो अभी कल का होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल के वीडियो में पूछा था, कृषि स्टार्टअप को सहायता देने के लिए एग्रीश्योर लॉन्च करने की घोषणा की थी, तो आंसर होगा नाबार्ड ने। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।